17 नवंबर 2012 मेक्सिको के चियापास स्टेट में बसे एक छोटे से कोस्टल फिशिंग विलेज कोस्टा एजुल में सुबह का वक्त था। सूरज की पहली सुनहरी किरणें पैसिफिक ओशन के नीले पानी पर चमक रही थी और गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में जुट चुके थे। कोई अपनी नावों की मरम्मत कर रहा था, कोई मछली पकड़ने के लिए जाल तैयार कर रहा था, तो कोई ताजा पकड़ी गई मछलियों को बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। इसी चहल पहल के बीच 36 साल का होजे साल्वाडोर अल्वारेंगा भी अपनी नाव तैयार कर रहा होता है। साल्वाडोर अल्वारेंगा कोई आम मछुआरा नहीं था, बल्कि वो समुद्र की लहरों का बादशाह था। वो यूं तो बेसिकली एल साल्वाडोर का रहने वाला था, लेकिन मेक्सिको के इन खतरनाक तटों पर उसे मछलियां पकड़ने का सालों का एक्सपीरियंस हासिल था। छोटी सी उम्र से ही उसने समुद्र की लहरों को अपना साथी बना लिया था और उसकी पहचान एक ऐसे एक्सपर्ट फिशरमैन की थी जो तब भी समुद्र में उतर जाता था जब बाकी लोग तूफान की आहट से सहम कर समुद्र के किनारे तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। 17 नवंबर को भी साल्वाडोर अल्वारेंगा उसी कॉन्फिडेंस के साथ समुद्र में उतरने वाला था ताकि वो सैकड़ों किलो मछलियां पकड़ सके। आमतौर पर इस काम में उसका एक भरोसेमंद साथी रे पेरेज उसके साथ होता था, लेकिन इस बार ऐन वक्त पर रे पेरेज ने जाने से मना कर दिया। ऐसे में अल्वारेंगा ने 22 साल के एजिकेल कोर्डोबा को अपने साथ चलने का प्रपोजल दिया। कोर्डोबा अभी इस पेशे में बिल्कुल नया था, लेकिन वो फिजिकली स्ट्रांग था और लगातार 10-12 घंटे तक बिना रुके काम कर सकता था। अल्वारेंगा ने उसे थोड़े एक्स्ट्रा पैसों का लालच दिया और कोर्डोबा इसके लिए तैयार हो गया। इसके बाद दोनों अपनी नाव में जरूरी सामान लोड करते हैं और कोस्टा एजुल के तट को पीछे छोड़ देते हैं। ये सफर आमतौर पर करीब 30 घंटे का होता था और अल्वारेंगा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार अल्वारेंगा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जो समंदर अब तक उसका दोस्त था वही आज अपने सबसे भयानक रूप में उसका इंतजार कर रहा है। अगले कुछ घंटों में उन दोनों की जिंदगी ऐसे करवट लेने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समंदर में उतरने के बाद अल्वारेंगा पूरी रफ्तार से अपनी 25 फीट लंबी नाव को पैसिफिक ओशन में दौड़ाना शुरू कर देता है। काफी घंटों तक पैसिफिक ओशन में चलने के बाद उनकी बोट किनारे से करीब 75 मील दूर पहुंच जाती है, जहां ज्यादा से ज्यादा मछलियां आसानी से पकड़ी जा सकती थी। कुछ देर बाद वो सही जगह देखकर अपना फिशिंग नेट बिछा देते हैं, जिसमें जल्द ही भारी भरकम मछलियां फंसने लगती है। कुछ ही घंटों में दोनों मिलकर लगभग 500 किलोग्राम से ज्यादा वजन की मछलियां पकड़ लेते हैं, जिससे उनका चेहरा खुशी से चमक उठता है। अब तक सूरज भी ढलने लगा था और पूरा आसमान सिंदूरी रंग में रंग चुका था, लेकिन चारों तरफ पसरी हुई समंदर की इस खामोशी में अल्वारेंगा और कोर्डोबा को और मछलियां पकड़नी थी और इसके लिए उन्हें रात वही गहरे समंदर में गुजारनी थी। ऐसे में रात भर वो दोनों लहरों के ऊपर तैरते हुए सितारों के नीचे खाना खाते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और आपस में हंसी ठिठोली करते हैं। सब कुछ इतना खूबसूरत था कि ऐसी रातें बहुत से लोगों के लिए एक हसीन सपने जैसी होती है, लेकिन तभी ये हसीन सपना टूटता है और आधी रात करीब 1 बजे माहौल अचानक बदल जाता है। जोर जोर से हवाएं चलने लगती है, आसमान काले बादलों से घिर जाता है और लहरों की रफ्तार और ऊंचाई काफी बढ़ जाती है। इससे पहले कि अल्वारेंगा और उसका साथी कोर्डोबा कुछ समझ पाते, एक भयंकर तूफान चारों तरफ से उनकी नाव को घेर लेता है। तूफानी हवाएं उन पर कहर बरपाने लगती हैं और ऊंची लहरों के साथ नाव में पानी भरने लगता है। अल्वारेंगा बिना एक पल गवाए लहरों के थपेड़ों के बीच पूरी ताकत के साथ नाव को किनारे की ओर दौड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन देखते ही देखते मौसम का मिजाज और भी खौफनाक हो जाता है और हालात काफी बिगड़ जाते हैं। चूंकि उनकी बोट में तेजी से पानी भरता जा रहा था, इसलिए अल्वारेंगा का साथी कोर्डोबा बार बार नाव में से पानी को निकाल रहा था। इस दौरान वो इतनी बुरी तरह घबराया हुआ था कि रोते रोते वो मदद के लिए चिल्ला भी रहा था। बड़ी मुश्किल से किसी तरह समंदर के इस खौफनाक कहर के बीच दोनों की रात गुजर पाती है। काफी देर की मशक्कत के बाद जब सुबह के करीब 9 बजे बादलों की घनी चादर छटती है तो अल्वारेंगा को दूर होराइजन पर एक धुंधला सा पहाड़ दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो लोग अब जमीन से ज्यादा दूर नहीं है और वो जल्द ही अपने घर पर होंगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो किनारे से मात्र 2 घंटे की दूरी पर होते हैं, उनकी बोट का इंजन अचानक दम तोड़ देता है। इंजन की वो आखिरी खड़खड़ाहट उनके लिए किसी मातम की गूंज जैसी थी। अल्वारेंगा बेबसी में अपने बॉस विली से रेडियो पर कांटेक्ट कर कहता है कि उनकी बोट का इंजन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और ना तो उनका GPS काम कर रहा है और ना ही नाव में कोई एंकर मौजूद है।
एल्वरेंगा ये मैसेज दे ही पाया था कि मौसम एक बार फिर करवट बदल लेता है और एकदम से समुद्री तूफान उन पर किसी भूखे जानवर की तरह टूट पड़ता है। एल्वरेंगा को जल्द ही एहसास होता है कि उनकी नाव में रखी लगभग 500 किलो मछलियां बोट का बैलेंस खराब कर रही हैं। इतने भारी वजन की वजह से ऐसे तूफान में उनकी नाव डूब सकती थी, इसलिए वो एक बड़ा फैसला लेता है और जिन मछलियों को पकड़ने में उसने पूरा दिन लगाया था, वो कोर्डोबा के साथ मिलकर उन सारी मछलियों को समुद्री लहरों के हवाले कर देता है। मछलियों को फेंकने के बाद वो दोनों इस तूफान के बीच नाव का वेट और कम करने के लिए बर्फ और फालतू पेट्रोल को भी समुद्र में बहा देते हैं। चूंकि बोट का इंजन खराब हो चुका था और पहाड़ जैसी इन ऊंची लहरों में उनकी नाव कभी भी पलट सकती थी, इसलिए एल्वरेंगा एक तगड़ा जुगाड़ करता है और 50 प्लास्टिक के गोलों को एक रस्सी में बांधकर समुद्र में फेंक देता है। ये एक जुगाड़ू सी एंकर की तरह था जो मौत की ओर बढ़ती नाव को लहरों के बीच कुछ हद तक थाम ले रहा था। लेकिन एक तरफ जहां वो लोग कुदरत से लड़ने की जद्दोजहद कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी किस्मत उन पर बिल्कुल भी तरस खाने को तैयार नहीं थी। सुबह के 10 बजते बजते उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो जाती है और उसी पल उनका बाहरी दुनिया से आखिरी कनेक्शन भी टूट जाता है। अब किसी को नहीं पता था कि वो इस वक्त समंदर के किस कोने में है और न ही उनके पास मदद बुलाने का कोई जरिया बचा था। वो अब दूर दूर तक फैले इस विशाल पैसिफिक ओशन के बीच बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि धरती का करीब 71% सरफेस पानी से ढका हुआ है और उस पानी का सबसे बड़ा हिस्सा पैसिफिक ओशन में फैला हुआ है, जो अकेले ही पृथ्वी के कुल लैंड एरिया से भी बड़ा है। यानी जिस जगह वो थे वहां आसपास बस दूर दूर तक उफनता हुआ समंदर, ऊपर से कड़कती बिजली, लगातार बदलता मौसम और हर गुजरते पल के साथ बढ़ता हुआ मौत का डर था। वो इस विशाल पैसिफिक ओशन में इस कदर गुम हो चुके थे कि एल्वरेंगा के बॉस विली ने सर्च पार्टी के जरिए उन्हें 2 दिन तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल सका। लेकिन एल्वरेंगा और कोर्डोबा की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की ये तो महज शुरुआत थी। अभी तो उनका ये सफर इतना भयानक होने वाला था जिसके सामने मौत भी आसान लगने लगती है। अगले कई दिनों तक तूफान उन्हें बेरहमी से झकझोरता रहता है और वो लगातार खुद को बचाने की जद्दोजहद करते रहते हैं। इसी तरह तूफान से लड़ते हुए करीब 5 दिन गुजर जाते हैं और 6वें दिन जाकर कहीं ये तूफान थमता है। लेकिन इतने समय में वो लोग किनारे से समंदर में सैकड़ों किलोमीटर दूर आ चुके थे और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है। वो दसियों हजार किलोमीटर दूर तक फैले इस विशाल समंदर में किसी सुई की नोक के बराबर थे। समंदर के बेरहम मौसम से बचने में उन्हें बड़ी मुश्किल हो रही थी। दिन में तेज धूप और रात में कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए वो फ्रिज के आकार के आइस बॉक्स को उल्टा करके उसके भीतर छिप जाते थे। जब बहुत ज्यादा सर्दी होती तो वो एक दूसरे को गले लगाकर और पैर आपस में लपेटकर शरीर की गर्मी बचाने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही समंदर का पानी नाव में ज्यादा भर जाता और उसे डुबोने लगता तो उन्हें ऐसी हालत में उस आइस बॉक्स से बाहर निकलकर पानी बाहर फेंकना पड़ता। अब तक उनकी हालत भूख और प्यास से बेहद खराब हो चुकी थी। यूं तो उनके चारों तरफ समंदर का पानी था, लेकिन उस खारे पानी से उनकी हालत और खराब हो सकती थी। उन्हें पानी के लिए बारिश का इंतजार था, लेकिन जब कई दिन तक बारिश नहीं हुई तो बेबस होकर एल्वरेंगा अपना ही यूरिन पीना शुरू कर देता है। ये देखकर उसके साथ ही कोर्डोबा के होश उड़ जाते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए एल्वरेंगा के कहने पर वो भी अपना यूरिन पीने लगता है। चूंकि उनके मछली पकड़ने वाले हुक तूफान में खो चुके थे, इसलिए उन्हें खाने की भी बड़ी परेशानी आ रही थी। ऐसे में एल्वरेंगा मछली पकड़ने की एक दूसरी तरकीब निकालता है। वो नाव के किनारे पर घुटनों के बल समंदर में हाथ डालकर बैठ जाता है और जैसे ही कोई मछली हाथ लगती वो उन्हें पकड़कर नाव के अंदर उछाल देता। कभी कभी उनकी नाव पर लगे डंडे पर आकर समुद्री पक्षी बैठते तो वो घात लगाकर उनका भी शिकार करते। कभी वो कछुए भी पकड़ लेते और उनका खून पीते। उन्हें अब स्वाद से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। दोनों को समंदर में बहते हुए कई हफ्ते गुजर चुके थे, लेकिन जमीन का भी कहीं नामो निशान नहीं था। एक दिन जब वो दोनों उस आइस बॉक्स के अंदर आराम कर रहे थे, तब उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो बाहर निकलकर देखते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल रखा था और जोर से झमाझम बारिश हो रही थी। हफ्तों तक अपना पेशाब पीकर प्यास से दम तोड़ने की कगार पर पहुंच चुके उन दोनों लोगों के लिए ये तूफान एक वरदान बनकर आया था। इसके बाद वो अपना मुंह ऊपर की तरफ खोलकर खड़े हो जाते हैं और बारिश की बूंद बूंद पीने लगते हैं। ताजे पानी की वो बौछार जैसे उनमें नई जान फूंक देती है और वो अपने कपड़े उतारकर उस बारिश में नहाने लगते हैं।
साथ ही वो बारिश के पानी को अपनी बाल्टी में भी जमा कर लेते हैं। बारिश की उस राहत ने उन्हें कुछ दिनों की मोहलत तो दे दी थी, लेकिन पैसिफिक ओशन की अनंत लहरों के बीच गुजरता हर दिन उनकी जिंदगी में एक नया इम्तिहान लेकर आ रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगते हैं, उनकी हालत और भी भयानक होती जाती है। भूख और प्यास से लड़ते हुए करीब 2 महीने गुजर चुके थे और वो अब ये मान चुके थे कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला और दुनिया उन्हें भुला चुकी है। वो अब किनारे से कई हजार किलोमीटर दूर ऐसे इलाके में भटक रहे थे जहां से कभी कोई पैसेंजर शिप नहीं गुजरता था। वहां से कभी कभार केवल कंटेनर शिप्स ही गुजरते थे। एक दिन जब वो दोनों मुरझाए हुए ऐसे ही बैठे हुए थे, तभी अचानक उनकी नजर दूर समंदर में गुजरते एक कार्गो शिप पर पड़ती है। उस एक पल में जैसे उनके अंदर दोबारा जान आ जाती है और उनकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। बिना एक सेकंड गवाए वो अपनी एक शर्ट को एक स्टिक के सिरे पर बांधते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। एल्वरेंगा उसे हवा में पूरी ताकत से इस उम्मीद में लहराने लगता है कि शायद उस जहाज पर मौजूद कोई इंसान इस सिग्नल को देख ले और उनकी तरफ मुड़ जाए, लेकिन समंदर जितना विशाल था, उनकी उम्मीद उतनी ही छोटी पड़ जाती है। जहाज अपने रास्ते पर चलता रहता है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो, लेकिन एल्वरेंगा हार मानने को तैयार नहीं था। वो इस बार अपने पास मौजूद छोटे से मिरर का सहारा लेता है। सूरज की हल्की सी रोशनी को सही एंगल पर पकड़कर वो बार बार रिफ्लेक्शन के जरिए सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं होता। कुछ ही देर में वो कार्गो शिप जो एक पल पहले उम्मीद बनकर सामने आया था, वो धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है और वो दोनों लोग एक बार फिर से उसी बेरहम अंतहीन पैसिफिक ओशन में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। एल्वरेंगा जो बचपन से ही समुद्र के थपेड़ों के बीच पला बड़ा था, उसने हार नहीं मानी थी, लेकिन 22 साल के युवा कॉर्डोबा के लिए ये सब किसी बुरे सपने जैसा था। वो शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह टूट चुका था। उसे हर पल अपनी माँ और अपने गांव की फुटबॉल टीम की याद सताती थी। एक दिन दोनों साथी आसमान में फुल मून्स को देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद क्रिसमस आ गया है। वो तय करते हैं कि वो क्रिसमस का जश्न मनाएंगे और क्रिसमस डिनर में बर्ड्स खाएंगे। एल्वरेंगा फुर्ती से 2 समुद्री पक्षियों का शिकार करता है और उनका मांस तैयार करता है, लेकिन जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं, अचानक कॉर्डोबा को उल्टियां होने लगती है। देखते ही देखते उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। एल्वरेंगा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसे लग रहा था जैसे खाने की वजह से ही वो बीमार पड़ा है, इसलिए वो जब उस मरे हुए पक्षी के पेट को बीच से काट कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बर्ड के पेट के बीच एक छोटा जहरीला पीला सांप था जो उस पक्षी ने खाया हुआ था और अब उसका जहर कॉर्डोबा के शरीर में फैल चुका था। कई दिनों तक एल्वरेंगा उसे मौत से लड़ते हुए देखता है, लेकिन किसी तरह उसकी जान बच जाती है। मगर इस घटना ने कॉर्डोबा के मन में ऐसा खौफ भर दिया कि अब उसे खाने के नाम से ही डर लगने लगा था। उसने खाना लगभग बंद कर दिया और उसका शरीर भूख की वजह से हड्डियों का ढांचा बन गया। जैसे जैसे समय बीता, कॉर्डोबा की हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई और वो बस अपनी आंखें मूंद कर मौत का इंतजार करने लगा। उसकी आवाज अब सिर्फ एक कमजोर फुसफुसाहट बनकर रह गई थी। वो अक्सर एल्वरेंगा से कहता कि वो अब और नहीं झेल सकता। रात के सन्नाटे में जब लहरें नाव से टकराती थी, कॉर्डोबा की सिसकियां एल्वरेंगा के दिल को छलनी कर देती। कॉर्डोबा धीरे धीरे हेलुसिनेशंस का शिकार हो गया था और कभी कभी उसे लगता कि उसकी माँ उसे पुकार रही है और किनारे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही है। वो जैसे ही होश में आता, वो रोते हुए एल्वरेंगा से सिर्फ यही एक आखिरी प्रॉमिस मांगता कि अगर किसी तरह तुम जिंदा बच जाओ तो मैक्सिको जाकर मेरी माँ से मिलना और उससे कहना कि उसके बेटे ने उसे आखिरी सांस तक याद किया था। उसे बताना कि मैं उससे बहुत प्यार करता था और मुझे अफसोस है कि मैं उसे गुड बाय नहीं कह सका। एक दिन सूरज हमेशा की तरह बेरहमी से तप रहा था, लेकिन नाव के अंदर एक ठंडी खामोशी पसरी हुई थी। कॉर्डोबा एक आखिरी बार लंबी सांस लेता है। उसकी नजरें आसमान की ओर जमी थी, जैसे वो बादलों के पार अपनी माँ का चेहरा देख रहा हो। वो एल्वरेंगा का हाथ हल्के से दबाता है, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो, और फिर उसका शरीर ढीला पड़ जाता है। एल्वरेंगा उसे हिलाता है, चीखता है, लेकिन कॉर्डोबा मर चुका था। कॉर्डोबा की मौत से एल्वरेंगा को गहरा धक्का लगता है। वो उसकी मौत के लिए खुद को दोष देने लगता है, क्योंकि वही उसको इस सफर के लिए बुलाकर लाया था। वो खुद को इसलिए भी कोसता कि उसकी जगह वो क्यों नहीं मर गया। कॉर्डोबा की मौत एल्वरेंगा को एक ऐसे मानसिक अंधेरे में धकेल देती है कि एल्वरेंगा एक खतरनाक खेल खेलना शुरू कर देता है। उसने ये मानना ही छोड़ दिया कि उसका साथी मर चुका है। वो उसके शव को नाव के अगले हिस्से में सहारा देकर इस तरह बिठा देता है कि लहरें उसे बहाकर ना ले जाए।
अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो एल्वरेंगा उस बेजान जिस्म से बात करना शुरू कर देता है। वो घंटों उस लाश के साथ बातें करता, उससे नाश्ते को पूछता, मौसम के बारे में बताता, उसे हौसला देता, उससे अपनी प्लानिंग शेयर करता और खुद ही कॉर्डोबा बनकर अपनी बातों का जवाब भी देता। करीब 6 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है और एल्वरेंगा उस लाश को अपना हमसफर बनाए रखता है। लेकिन एक रात जब वो कॉर्डोबा से बात कर रहा था तभी अचानक जैसे उसकी नींद टूट जाती है। उसे अचानक एहसास होता है कि वो पिछले कई दिनों से एक सड़ती हुई लाश से बातें कर रहा है। एल्वरेंगा को समझ आ जाता है कि अगर वो अब भी उस लाश के साथ रहा तो वो पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो देगा। कॉर्डोबा ने मरने से पहले उससे ये वादा लिया था कि वो उसके मरने के बाद उसके शरीर को ना खाए, इसलिए एल्वरेंगा ऐसा करने के बारे में सोचता भी नहीं है। वो एक दिन बहुत भारी मन से कॉर्डोबा के मृत शरीर को धक्का देकर पानी में फेंक देता है। कॉर्डोबा का शरीर धीरे धीरे पैसिफिक ओशन की गहराई में समा जाता है और पीछे छूट जाता है एक ऐसा इंसान जो अब इस अनंत नीले समंदर में पूरी तरह अकेला था। यहाँ से एल्वरेंगा को समुद्र की क्रूरता का सामना अकेले करना था और उसके पास बातचीत करने के लिए भी अब कोई नहीं था। इसके बाद हर गुजरता दिन उसके लिए एक साल जितना बड़ा था और उसे ऐसे ही बीच समंदर में अकेले रहते हुए कई महीने बीत जाते हैं। वो भूख, प्यास और अकेलेपन से हार मानकर 4 बार आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जीने की आस बार बार उसे ऐसा करने से रोक देती। ऐसे हाल में कई महीनों तक अकेले रहकर कोई भी पागल हो सकता था, इसलिए एल्वरेंगा अपने मानसिक संतुलन को बचाने के लिए आसमान में उड़ने वाले सी बर्ड से रिश्ता जोड़ने लगता है। इसी दौरान उसकी नजर एक ऐसे पक्षी पर पड़ती है जो बाकी सबसे अलग था। वो पक्षी ना तो एल्वरेंगा से डर रहा था और ना ही उसे छोड़कर उड़ने की जल्दी में था। एल्वरेंगा उसे पालने का फैसला करता है और उसे अपनी छोटी सी आइस बॉक्स शेल्टर में रख लेता है। उसने उस पक्षी का नाम पैंचो रखा था। वो उसे मछलियां खिलाता और घंटों उससे अपने घर, अपनी बेटी और अपनी पुरानी जिंदगी की बातें करता। पैंचो की मौजूदगी ने एल्वरेंगा को यह एहसास दिलाया कि इस विशाल पैसिफिक ओशन से उसे जिंदा वापस लौटना है। लेकिन कई दिनों के बाद आखिरकार एक ऐसा दिन आता है जब एल्वरेंगा के पास खाने के लिए एक कतरा भी नहीं बचता है। वो कई दिन बिल्कुल भूखा रहता है, लेकिन कई बार भूख इतनी असहनीय हो जाती कि एल्वरेंगा अपने ही नाखूनों को चबाकर उनके छोटे छोटे टुकड़ों को निगलने लगता। लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता और देखते ही देखते उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। तभी उसकी नजर अपने अजीज दोस्त पैंचो पर पड़ती है। एल्वरेंगा को लगता है कि अगर उसने उस पक्षी को नहीं खाया तो वो भी कॉर्डोबा की तरह मर जाएगा। भूख इतनी बढ़ गई थी कि एल्वरेंगा की इंसानियत पर उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हावी होने लगती है और वह अपने कांपते हाथों से अपने उस पालतू पक्षी का गला दबोच देता है और उसे मारकर खा जाता है। उस पक्षी को खाने के बाद उसके शरीर को एनर्जी तो मिली, लेकिन अब वो एक बार फिर दुनिया का सबसे अकेला इंसान था जिसके पास अब बात करने के लिए एक परिंदा भी नहीं बचा था। जब साथ कोई नहीं रहा तब एल्वरेंगा बचने के लिए अपनी एक सपनों की दुनिया बना लेता है। वो अपनी आंखें बंद करता और कल्पना करता कि वो अपने गांव की गलियों में टहल रहा है। वो मन ही मन अपने दोस्तों और परिवार के साथ दावतें खा रहा होता और हंसी मजाक कर रहा होता। उसने अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लिया कि उसे वो झूठे खाने भी असली लगते। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो मौत के बारे में ना सोचे। उसके अंदर जीने की जिद इस कदर जिंदा थी कि उसने इतने भयानक हालातों में 400 से भी ज्यादा दिन उस समंदर में अकेले गुजार लिए। उसकी दाढ़ी और बाल बेहद लंबे हो चुके थे। धूप की वजह से उसका शरीर काला पड़ चुका था। शरीर पर जगह जगह फोड़े हो चुके थे, लेकिन जीने का हौसला अभी भी टूटा नहीं था। समंदर में रहते हुए उसे इतना ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। एक बार तो उसे ऐसा लगने लगा कि अब कोई चमत्कार नहीं होगा और उसकी अगली मंजिल सीधे मौत ही होगी। जब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी तभी एक दिन उसे कुछ समंदर के किनारे रहने वाले शोर बर्ड्स की आवाजें सुनाई देती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यहाँ कोई किनारा नहीं होगा और ये आवाजें शायद उसका हैलुसिनेशन है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे दूर होराइजन पर एक पहाड़ी सी नजर आती है जिस पर पेड़ पौधे लगे थे। वो बार बार अपनी आंखें मलने लगता है जिससे उसे यकीन हो जाए कि ये सपना नहीं हकीकत है। लेकिन इस बार उसका अंदाजा गलत नहीं था। इस बार वो सच में एक जमीन के करीब आ पहुंचा था। वो फौरन नाव को तेजी के साथ उस किनारे की तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन
लेकिन जैसे जैसे उसकी नाव किनारे के नजदीक पहुंचती, लहरों का झोंका उसकी नाव का डायरेक्शन बदल देता। अल्वारेंगा को डर था कि अगर इस बार उससे ये मौका छूटा तो वो फिर से समंदर में भटक जाएगा, इसलिए वो बिना एक पल गवाए उस नाव से कूद जाता है और पूरी ताकत से तैरने लगता है। थोड़ी देर बाद समंदर की एक विशाल लहर उठती है जो उसे अपनी आगोश में लेकर हवा में उछालते हुए सीधे किनारे की सूखी रेत पर ले जाकर पटक देती है। ये इबॉन एटॉल का टाइल आइलैंड नाम का एक छोटा सा आइलैंड था जहां की रेत पर अल्वारेंगा औंधे मुंह आकर गिरता है। वो पल उसके लिए किसी पुनर्जन्म से कम नहीं था। उसका एक खौफनाक सफर आखिरकार 30 जनवरी 2014 को 438 दिन बाद खत्म हुआ और इस दौरान उसने करीब 6700 माइल्स यानी करीब 10,000 किलोमीटर का जानलेवा फासला तय कर लिया। इसे इत्तेफाक कहें या उसकी खुशकिस्मती कि अगर अल्वारेंगा की नाव इबॉन एटॉल से थोड़ा भी चूक जाती तो शायद वो अगले 3000 मील तक किसी भी जमीन को नहीं देख पाता और ऐसे में उसकी मौत बिल्कुल तय थी। इस आइलैंड के किनारे पर आकर उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से रेत को कसकर मुट्ठी में भर लिया जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। वो पूरी तरह नेकेड था और उसका शरीर अब एक कंकाल जैसा लग रहा था। उसके शरीर में उसकी अंतड़ियां, हड्डियां और बस खाल ही बची थी। वो खड़ा होने की कोशिश करता लेकिन उसके पैर जवाब दे जाते। किसी तरह जमीन पर रेंगते हुए अब अल्वारेंगा इस आइलैंड के घने पेड़ों के पास पहुंचता है तो उसे दूर एक छोटी झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें एक कपल एमी लेबोक मेतो और उनके हस्बैंड रसेल लाइकिड्रिक रहते थे। जब उन्होंने उसे अपनी ओर रेंगते देखा तो वो सहम गए। उन्हें लगा कि शायद समंदर से कोई समुद्री जीव निकल कर आ गया है। अल्वारेंगा ने टूटी फूटी स्पेनिश में बात करने की कोशिश की और बार बार अपने पेट की ओर इशारा किया। उन लोगों ने तुरंत भांप लिया कि ये शख्स किसी बड़े हादसे का शिकार होकर यहाँ पहुंचा है। एमी और रसेल ने जब उसे खाना पानी दिया तो अल्वारेंगा खाने पर टूट पड़ा। वो खाते हुए लगातार बोले जा रहा था क्योंकि इतने महीनों बाद फाइनली उसे इंसान मिले थे जिनसे वो बात कर सकता था। उसकी आवाज में राहत थी, घबराहट थी और वो दबा हुआ दर्द भी था जो उसने इतने महीनों तक अकेले सहा था। एमी और रसेल के इन्फॉर्म करने पर जब अधिकारी वहां पहुंचे तो वो अल्वारेंगा की हालत देखकर दंग रह गए। उसे तुरंत इलाज के लिए कैपिटल माजुरो के हॉस्पिटल ले जाया गया। जब दुनिया को उसकी कहानी के बारे में पता चला तो लोग इसे फेक न्यूज समझने लगे क्योंकि इतना लंबा सफर एक छोटी सी खुली नाव में तय करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। लेकिन अल्वारेंगा ने सचमुच अनजाने में सर्वाइवल का एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जिसे कोई तोड़ना तो दूर सोचकर भी डर जाए। उसके साहस और जिद ने उसे रातों रात एक ग्लोबल सेलिब्रिटी बना दिया। क्योंकि उसके साथ ही कॉर्डोबा ने उससे वादा लिया था कि अगर वो बच गया तो वो उसकी मां से मिलने जाएगा। इसलिए अल्वारेंगा कॉर्डोबा के घर गया, उसकी मां से मिला और अपने उस साथी के आखिरी दिनों की पूरी सच्चाई उन्हें बताई। अल्वारेंगा के अंदर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं बचा था। वो रात को अकेले सो नहीं पाता था और हमेशा कमरे में लाइट जलाकर रखता था क्योंकि उसे डर था कि वो फिर से अकेला हो जाएगा। लेकिन उसकी इस असाधारण कहानी ने दुनिया को इतना इंस्पायर किया कि उसकी जिंदगी पर 438 डेज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी नाम से एक किताब लिखी गई जो जल्द ही बेस्टसेलर बन गई। इससे अल्वारेंगा को शोहरत और पैसे दोनों मिले, लेकिन इसके साथ ही एक नया विवाद भी खड़ा हो गया। कॉर्डोबा के परिवार ने अल्वारेंगा पर यह इल्जाम लगाते हुए $1 मिलियन का मुकदमा कर दिया कि अल्वारेंगा ने भूख से बचने के लिए उनके बेटे को मारकर खा लिया होगा। अल्वारेंगा ने खुद को निर्दोष साबित करने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट तक दिया जिसमें वो पूरी तरह निर्दोष साबित हुआ। अल्वारेंगा की यह 438 दिनों की जर्नी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं बल्कि इंसानी विल पावर की वो मिसाल है जो हमें सिखाती है कि अगर इंसान ठान ले तो वो मौत को भी मात दे सकता है।